हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 445 रुपये से भी ऊपर शेयर आ चुका है, 1% की आज तेजी है। और पिछले हफ्ते मतलब ये हफ्ते अच्छे खासे रिकवरी दिखाई है। एक महीने में हालांकि 2% का ही फॉल बचा है। देखा जाए तो मेजर फॉल से गुजरा जरूर था ये। 455 से 400 रुपये से भी नीचे आया था, 395 से भी नीचे शेयर गया था, लेकिन लगातार तेजी ये हफ्ते देखने को मिली। शानदार रिकवरी कह सकते हैं कि इसने दिखाई है ये हफ्ते। और शेयर 450 के करीब जाने की अभी कोशिश कर रहा है। हालांकि इस कंपनी से जुड़ी हुई दो बड़ी अपडेट आई है, बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शानदार तेज़ी है, ऑलमोस्ट 12-15% की तेज़ी ये दिखा चुका है पिछले एक हफ्ते में, जो कि बेहतरीन तेज़ी है। एक साल में अगर आप देखो तो 58% का ग्रोथ है। एक बढ़िया तेज़ी आई थी, 250 रुपये से 500 पे गया, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा है। तेज़ी अगर आती भी है तो साथ में गिरावट भी आती है, फिर कोशिश करता है, फिर फॉल आता है। 400 रुपये से नीचे गया था ये, लेकिन अच्छी रफ्तार दोबारा इसने दिखाना स्टार्ट करा है। कहीं ना कहीं 450 और 460 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। एक एक वहाँ पर रेजिस्टेंस है ज़रूर। उसके बाद का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 515 520 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो 15% की तेज़ी इस हफ्ते आई है, और कह सकते हैं कि अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन लेकिन चीज़ें उतनी भी सही नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यूएस जो है वो प्लान कर रहा है इम्पोज अनदर 25% टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील ऑन March 12। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर यूएस की तरफ से अगर स्टील के ऊपर इंपोर्ट लगा जाता है, एल्यूमिनियम के ऊपर इंपोर्ट लगा जाता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी इंडियन कंपनियों को भी। एडिशनली चाइना हैज अनाउंस दैट इट विल मेंटेन इट्स ग्रोथ रेट अराउंड 5% इन 2025 डिस्पाइट द टैरिफ वॉर, जो कि यूएस के साथ चल रही है उसके बावजूद भी। और ये यहाँ पर बड़ी बात है, देखो टैरिफ लगने वाले हैं यहाँ पर, और अगर टैरिफ लगेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इन कंपनियों को भी दिक्कत आएगी। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ भैया मर्जर से डी मर्जर से जुड़ी हुई है। तो एनसीएलटी ने भैया रिजेक्ट कर दिया है जो इनका पावर का यूनिट था, तलवाड़ी साबो यूनिट्स को, उसके डीमर्जर स्कीम को इन्होंने जो एनसीएलटी उसने उसने रिजेक्ट कर दिया है कि भाई साहब आप नहीं कर सकते उसको। देखो वेदांता का इनिशियल जो प्लान था वो था कि 5 कंपनियां बनेगी अलग अलग, ठीक है। द ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच comprising judicial member Rita Kohli and technical member Madhu Sinha on Tuesday ruled that the TSPL proposed demerger scheme of arrangement lacked the necessary disclosure specifically regard company debt obligations। उन्होंने कहा कि देखो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें से जो कुछ कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी गई है, जिसमें से भाई साहब जो कंपनी के कर्जे को लेकर है वो यहाँ पर है। अगर आप देखोगे तो SEPCO इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि क्रेडिटर है TSPL के, हैज रेज ऑब्जेक्शन ऑफ द स्कीम्स क्लेमिंग दैट द पावर यूनिट हैज डिलिबरेटली excluded their outstanding debt 1251 करोड़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। उनका कहना है कि भैया हमको इस लिस्ट से ही उन्होंने हटा दिया, जबकि हमारा पैसा निकलता है उनके पास से। और यहाँ पर फेलियर भी हो रहा है कंप्लाइंस के साथ, जो भी लॉस है उसके अकॉर्डिंग। और यही वजह है कि भाई साहब कंपनी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। द ट्रिब्यूनल सेड दैट द ओमिशन ऑफ द सेप्को डेट which amount to more than 75% of TSPL unsecured debt, जो कि भाई साहब यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। और कंपनी को भैया ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए थी यहाँ पर, जो कि इन्होंने करी नहीं है। अब जाहिर सी बात है टाइम लगेगा इस सारी चीज़ों के बारे में। अगेन जो डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो शायद कुछ टाइम और फर्दर डिले होता हुआ आपको नज़र आ सकता है यहाँ पर। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें, आज देखो 67 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी है। 526 रुपये का हाई रहा है 52 वीक्स का, और तकरीबन 250 रुपये का लो भी हमें देखने को मिला। मार्केट कैप 1,75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और देखो जब डिविडेंड की बात आती है तो भारी भरकम डिविडेंड ये पे करते हैं, बहुत ज़्यादा डिविडेंड इन्होंने पे करा है, क्योंकि देखो कंपनी को कर्जा चुकाने के लिए ज़रूरत थी पैसों की। अब वो सीधे सीधे कंपनी में से पैसा नहीं निकाल सकते हैं जो प्रमोटर है वो, तो उन्होंने क्या किया, डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालना स्टार्ट करा। तो डिविडेंड एक तरीके से इनकी मजबूरी थी, ठीक है, अपने मन से नहीं दे रहे थे ये।
यहाँ पर अगर आप डिविडेंड देखोगे तो 8.5 रुपये, 20 रुपये, 4 रुपये, 11 रुपये, कुल मिलाकर 2024 में इसने जो आपको डिविडेंड पे किया वो बहुत हाई रहा। पहले 11 रुपये का पे किया, फिर 4 रुपये का पे किया, फिर 20 रुपये, 35 रुपये यहीं पर हो गए, फिर 8.5 रुपये, तो ऑलमोस्ट 43-44 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट हुआ है पिछले साल। और ये हैरानी वाली बात है क्योंकि हर साल ये इतना ही कर रहा है डिविडेंड पे आउट। तो ये चीज़ है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 13 का इसका पी रेशियो साइड अभी 28 का सस्ता कह सकते हो आप इसको। और फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो पिछले 2 क्वार्टर इनके बेटर रहे, पिछले 3 क्वार्टर मैं कहूँगा अच्छे रहे, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। हालांकि दिसंबर क्वार्टर की मैं बात अगर करूँ तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो 3,545 करोड़ से भी ज़्यादा के थे, जो कि पिछले साल के 2,000 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले आपको अच्छे लगेंगे, शानदार लगेंगे। लेकिन इससे पहले की क्वार्टर में 4,350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, तो उसके मुकाबले थोड़े से कम हुए जरूर, मतलब हुए ज़रूर, लेकिन फिर भी जनरली कंपेरिजन जो है वो पिछले साल से करा जाता है। तो नंबर्स पिछले 3 क्वार्टर के अच्छे हैं। एटलीस्ट कंपनी 3,500 से 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है। और ये देखो इनको इतना प्रॉफिट करना पड़ेगा तब जाकर ये साल के 40-45 रुपए का डिविडेंड जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले की क्वार्टर में अगर आप देखो तो भाई प्रॉफिट थे नहीं। अगर आप उससे पहले देखोगे तो 2,000 करोड़, 1,300 करोड़, इवन नेगेटिव में भी था एक क्वार्टर में, फिर 2,600 करोड़। आप सोचो बहुत कम प्रॉफिट था ये इसने दिए हुए डिविडेंड से भी कम का प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें। तो इनको प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे तब जाकर ये जो जिस तरीके से अग्रेसिवली डिविडेंड बांट रहे हैं उसको जस्टिफाई कर पाए। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 56.38%, लेकिन सब कुछ गिर भी है प्रमोटर का। और आपको कि जो प्रमोटर है वो लगातार बेच रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 69% की थी, लेकिन जब से भैया डेट को लेकर दिक्कतें सामने आई है, कर्जे चुकाने के लिए कंपनी अपने शेयर्स भी बेच रही है, अपने शेयर्स को गिरवी भी रख रही है, बैंक से अगेन लोन्स वगैरह भी ले रही है। हिंदुस्तान जिंक जिसमें वेदांता एज ए प्रमोटर के तौर पर है, उस हिंदुस्तान जिंक में से डिविडेंड के फॉर्म में भी पैसा निकाल रहे हैं। इसके अलावा शेयर्स बेच कर भी पैसा निकाल रहे हैं, शेयर्स गिरवी रख कर भी पैसा निकाल रहे हैं। तो हर तरीके से हाथ पैर अभी के लिए मारने की कोशिश हो रही है कि भाई पैसों का जुगाड़ हो जाए, कहीं ना कहीं जो डेट को लेकर ऑब्लिगेशंस है वो मीट हो जाए इनके। अब देखते हैं कि कैसे होगा ये आने वाले टाइम में। ओवरऑल वेदांता को लेकर अगर मैं कहूँ, देखो कंपनी ने तेज़ी तो बहुत अच्छी दिखाई है, अगेन बेहतरीन रफ्तार है, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी ऐसी तेज़ी दिखा चुका है। जैसे कि 413 रुपये से भाग के गया था 460 पे, वापस गिर कर आया 423 पे, वापस भाग के गया 455 पे, वापस गिर गया 413 पर, वापस भागा गया 40 पे, गिर के आया 400 रुपये से भी नीचे, वापस तेज़ी पकड़ी है इसने। ये हफ्ता अच्छा रहा बाजार में रौनक थी, तेज़ी थी, आ गई तेज़ी। अब आने वाले टाइम में देखो चीज़ें जो है वो खबरों के ऊपर डिपेंड करेगी। यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगने वाले हैं, अब तक इन्होंने चाइना के ऊपर लगाया है, मैक्सिको के ऊपर लगाया है, कनाडा के ऊपर लगाया है, इंडिया के ऊपर भी बहुत जल्दी लगाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो उसकी भी अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिलने वाली है फ्यूचर में। तो मैं इतना कहूँगा कि देखो जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना किसी भी कंपनी में खरीदारी को लेकर जिसका सीधा सीधा रिलेशन जो है वो यूएस से बिलोंग करता हो, क्योंकि टैरिफ तो डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है, कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ने वाला है। और वेदांता की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम भैया बहुत ज़्यादा पैमाने पर इनका बिजनेस वहीं से भी आता है। और जहाँ तक बात आती है डीमर्जर की, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, इन्वेस्टर का भी फायदा होगा, वैल्यू भी अनलॉक होगी यहाँ पर। लेकिन जो अपडेट आई है भाई साहब यहाँ पर एनसीएलटी से, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इनके लिए। तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। उसके चलते भी थोड़े बहुत टाइम के लिए जो डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो शायद आपको थोड़ा बहुत डिले होता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि अगेन डीमर्जर अच्छी चीज़ है, अगर होगा तो वैल्यू अनलॉक ही होगी, फ़ायदा ही होगा यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कह दूँ डीमर्जर का मतलब ये नहीं होता कि आपको फ्री के शेयर्स मिलने वाले हैं, वो एडजस्ट ही हो जाता है, ठीक है। अगर वेदांता लिमिटेड में से अलग होगा तो वेदांता का शेयर भी कम हो जाएगा उस तरीके से। तो ये सब कुछ होगा यहाँ पर। तो अगेन दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन अभी का जो मार्केट है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का हो सकता है। और जिस तरीके से यूएस से भी खबरें आनी बाकी है तो उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए।
अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।